बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत तवील अरसा रूस का गुजारने के बाद चौधरी ख़ानदान या कम से कम चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान एक हैरत अंगेज़ ज़वाल के सफ़र की तरफ गामज़न है और दिन ब दिन ये ज़वाल गहरा होता जा रहा है। बचाव के रास्ते मसदूद होते जा रहे हैं और कुछ मिलने मिलाने की तवक्को तो कुछ अर्सा पहले ही ख़त्म हो गई थी। अब जो कुछ इन्होंने कमाया था, चाहे वो दौलत हो और चाहे वो एक रोब दाब का जो मता इन्होंने कमाई, वो भी हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। और ताज़ा डेवलपमेंट जो है वो आपके इल्म में है कि परवेज़ इलाही का ख़ास आदमी मोहम्मद ख़ान भट्टी या उसका जो भी नाम था वो फ़रार है और कहा यह जा रहा है कि वो ईरान पहुंच गया है। लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा इत्तला है और अभी कोई इस बारे में कोई वाज़े सबूत सामने नहीं आया है कि वो ईरान पहुंच गया है। पुलिस का ख्याल है कि वो पंजाब ही में कहीं छुपा हुआ है या पाकिस्तान के किसी इलाके में छुपा हुआ है और बाहर जाने का मौका तलाश कर रहा है। लेकिन बहरहाल उसको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तारी से वो बच नहीं सकता, वो पाकिस्तान के अंदर से ही पकड़ लिया जाएगा। और अगर वो फरार हो गया है तो भी उसे इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान लाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ये मोहम्मद खान भट्टी वो शख्स है जो परवेज़ इलाही के हर मालियाती जुर्म और हर गुंडागर्दी और जग्गागिरी में उसका सबसे बड़ा हाथ था, सबसे बड़ा टूल था। और पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही ने जो तारीखी और बेमिसाल किस्म की गुंडागर्दी की, उसका मैनेजर भी यही था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद खान को कत्ल करने की जो कोशिश हुई थी, उसका प्लानर भी यही, अगरचे डायरेक्टर तो उसका परवेज़ इलाही था, लेकिन उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन की वो इसने की, मोहम्मद खान है। तो मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के बाद परवेज़ इलाही के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत-हाल पैदा हो जाएगी, इसलिए कि वो ऐसा मजबूत असाब का मालिक नहीं है। वो परवेज़ इलाही के बहुत सारे राज गिरफ्तारी के बाद बक देगा, जिसके बाद परवेज़ इलाही के लिए जो सूरत-हाल पैदा होगी उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और परवेज़ इलाही के साथ साथ मोनूस इलाही का केस भी बहुत तगड़ा होता जा रहा है। वो कोई इसका चपरासी पकड़ा गया जिसके पता नहीं 23 अकाउंट है, बैंक अकाउंट वो दरियाफ्त हुए हैं। इसके अलावा 2.5 अरब रुपये की करप्शन के बारे में भी तहकीकात हो रही है। इसके अलावा और कई केस हैं जिन पर FIA काम कर रहा है और इन केसों में परवेज़ इलाही भी मुलव्वस है। ख़ुद परवेज़ इलाही के अपने जुराइम जो हैं वो भी सामने आएंगे। अगर कोई हरकत में ना आया, कोई मौजज़ा कहीं से रूनमान हुआ, तो ये परवेज़ इलाही की शामत भी इन मुकदमात में आएगी। और पाकिस्तान में सज़ा का मरहला तो बहुत तवील होता है, लेकिन सज़ा से पहले जो एक आजमाइशी दौर है, आजमाइश का दौर है, वो परवेज़ इलाही पर बड़ा सख्त और कठिन गुजरेगा। नाज़रीन, परवेज़ इलाही का अरूज देखिए, ये इन लोगों की अपनी कोई सियासी अहमियत नहीं थी। चौधरी ज़हूर इलाही एक कदावर नाम थे पंजाब की सियासत में और मुल्क की सतह पर भी उनका नाम लिया जाता था। वो भुट्टो के खिलाफ बनने वाली मुत्तहदा तहरीक में, चलने वाली तहरीक में अहम किरदार थे। लेकिन चौधरी ज़हूर इलाही की कत्ल के वाक़े में हिलाकत के बाद चौधरियों का कोई वाली वारिस नहीं था, ये भी नामो निशान थे, सियासत इन्हें आती नहीं थी। ज़िया-उल हक ने इनको सहारा दिया और फिर उसके बाद जब ज़िया-उल हक की डेथ हुई तो उसके बाद पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई, तो परवेज़ इलाही साहब को भी अहम हिस्सा मिला। और उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो शुजात को वज़ीर बनाया गया और परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली का स्पीकर। तो यहाँ से इनका अरूज शुरू हुआ। फिर जब नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने गिरफ़्तार किया तख्ता उलट कर और उनको सज़ाए मौत देने की कोशिश की, जिस पर सऊदी अरब और कुछ दूसरी ताकतें हरकत में आई और वो नवाज शरीफ को एक मुआहदा करा के पाकिस्तान से बाहर ले गई, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि मुशर्रफ तय कर चुका था कि नवाज शरीफ को सज़ाए मौत दिलवानी है। हाई जैकिंग केस में जिस जज को हुक्म दिया गया था कि तुमने इसे फांसी को हुक्म देना नवाज शरीफ को, वो उम्र कैद का हुक्म देकर फ़ौरन ही पाकिस्तान से फरार हो गया और अपनी जान बचाई। तो मुशर्रफ का प्लान वाज़े था कि वो नई अदालत कायम करेगा और इसके खिलाफ अपील करेगा और सजाए मौत दिलवा कर रहेगा। चुनांचे नवाज शरीफ की जान बचाने के लिए जब सऊदी अरब हरकत में आया तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशी की खबर थी। तो इस जिला वतनी को बहाना बनाकर चौधरी ख़ानदान मुशर्रफ से मिल गया। और मुशर्रफ से क्यों मिला, इसकी तफसील जो है वो बड़ी मज़ेदार है। तफसील इसकी ये है कि मुशर्रफ ने हुकूमत संभाली और खाते वगैरह देखने शुरू किए सियासतदानों के, तो जनरल अमजद को नैब का चेयरमैन बनाया गया। नैब का असल में मकसद ये था कि जो करप्ट सियासतदान हैं उनको मुशर्रफ के पास लाकर मुशर्रफ को सिविल एक चेहरा दिया जाए, एक सियासी पार्टी बनाई जाए, जैसा कि हर आमर करता है। तो जनरल अमजद साहब जो थे, वो ये अमजद शुएब की बात नहीं कर रहा, ये वो और जनरल अमजद साहब थे जो दयानतदार समझे जाते हैं। उन्होंने जब सियासतदानों की तलाशियाँ शुरू की, इनके बाद केस देखने शुरू किए, तो
इन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया और इसी तरह उन्होंने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के खिलाफ भी मजबूत केस बना दिया। मुशर्रफ को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जनरल अमजद ऐसा निकलेगा। उसका ख्याल था कि ये तो मेरा जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, नैब का चक्कर, एहतसाब का चक्कर, उसमें मेरा साथ देगा। लेकिन जनरल अमजद ने समझा कि करप्ट लोगों को वाकई पकड़ना है और सजा देनी है। उसने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही पर पक्का हाथ डाल दिया, जिस पर परवेज़ मुशर्रफ ने फिर काजी हुसैन अहमद की खिदमत हासिल की कि ये आदमी तो मेरा मनसूबा ख़राब कर देगा। अब अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ज़ाहिर है मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाएगी कि अपनी साथियों को निकाल रहा है। चुनाचे फिर काजी हुसैन अहमद ने बयान दिया कि ये क्रूर कमांडर है, जनरल अमजद जो है ये करप्ट है, और जो उन्होंने जनरल अमजद के खिलाफ एक मुहिम चला दी। इस मुहिम का फ़ायदा उठाकर जनरल मुशर्रफ ने जनरल अमजद को बरतरफ कर दिया और चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के ज़रिए एक काफ लीग बनवा दी। जितना करप्ट था मुशर्रफ के उतना करीब था, और ये चौधरी ख़ानदान चूँकि करप्शन में पाकिस्तान भर में नंबर 1 था, इसीलिए सबसे करीब यही ख़ानदान हुआ। जब काफ लीग बनाई तो उसका सदर मियाँ अज़हर को बनाया गया, तो ये चौधरियों ने मियाँ अज़हर को भी ठुड्डे मार कर निकाल दिया और मुस्लिम लीग हाउस पर भी गुंडागर्दी से कब्जा कर लिया। उसके बाद से इनका उरूज शुरू हुआ। फिर जरदारी की हुकूमत आ गई मुशर्रफ के जाने के बाद। तो उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, तो उसमें परवेज़ इलाही चौधरी ख़ानदान के लिए कुछ मुश्किलात का दौर गुजरा, लेकिन इससे पहले जरदारी साहब के वो करीब आने में कामयाब हो गए और जरदारी साहब ने इन्हें परवेज़ इलाही को एक नुमाइशी ओहदा दे दिया, जो इनकी अश्क शुरू के लिए काफ़ी था। उसके बाद इमरान खान आए तो इमरान खान के यह साथ मिल गए और मरकज़ में भी वजारतें हासिल की, सूबाई स्पीकरशिप भी हासिल कर ली, सूबाई वजारतें भी हासिल कर ली और 4 साल इन्होंने खूब जश्न मनाया। परवेज़ इलाही स्पीकर था, लेकिन वो वज़ीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए कहा जाता था कि पंजाब में 3 वज़ीर आला, एक नाम का बुज़दार जिसकी कोई हैसियत नहीं, हालांकि वो उसने करप्शन में जितने लंबे हाथ मारे हैं उनकी कहानी बहुत ही खौफनाक है, और दूसरा वो फर्रा गोगी, और तीसरा ये परवेज़ इलाही। तो परवेज़ इलाही के ज़वाल कब शुरू हुआ? जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला शुरू हुआ तो परवेज़ इलाही हाथ पाँव मारने लगा और राब्ते किए मुस्लिम लीग नून वालों से। ये राब्ते सब खबरें सब आ चुकी हैं कि किस तरह एलची भेजे जाते रहे, शुजात खुद मिले, और ये तय हुआ कि बस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पंजाब में परवेज़ इलाही को इत्तेहादी पार्टियां मुश्तरका वज़ीर आला बनाएंगी। और परवेज़ इलाही इतना खुश था कि इसने इसी खुशी में एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठकर इमरान खान के कपड़े उतार कर रख दिए, जब ये कहा कि ये 3 साल से फ़ौज इसकी नैपियाँ बदल रही है, ये तो अपनी नैपियाँ खुद बदलने के काबिल नहीं है, इसमें इतनी सलाहियत नहीं है, इसकी नैपियाँ फ़ौज बदलती है। लेकिन अगले ही दिन जब वो वापडा का जो साबिक़ चेयरमैन है जनरल मुजम्मल, जिस पर 70 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, तो वो उसने परवेज़ इलाही को फ़ोन किया कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, तुम इमरान खान के साथ वापस जाकर मिल जाओ, और मैं ये तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ तो ये जनरल फैज़ की तरफ से कर रहा हूँ। तो परवेज़ इलाही जो वादे वईद कर चुका था, जो शहबाज शरीफ को अपने घर दावत पर बुला चुका था और शहबाज शरीफ का दावतनामा डिनर के लिए कबूल कर चुका था और ज़ुबानी तौर पर तमाम मामलात मुस्लिम लीग नून से तय कर चुका था, एकदम इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँच गया और मुस्लिम लीग के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी था। बुज़दार साहब की छुट्टी हो गई तो परवेज़ इलाही को फिर एहसास हुआ कि मैंने तो बड़ी गलती कर दी, और मैंने उन्हीं दिनों जब ये परवेज़ इलाही ने शहबाज शरीफ का डिनर का दावतनामा मुस्तरद किया था, तो उसी दिन मैंने एक विला किया था जिसमें ये कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही अब इधर का रहा ना उधर का रहा, इसके हाथ से स्पीकरशिप भी जाएगी। और वही कुछ हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ जो थे वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए। इन्होंने वो परवेज़ इलाही ने वो इंतखाब रुकवाने के लिए पंजाब असम्बली के हाल पर कब्जा कर लिया, गुंडागर्दी की। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से 150-200 गुंडे बुलाए गए, छठे हुए बदमाश बुलाए गए, और मनसूबा सिर्फ ये नहीं था कि स्पीकर को कत्ल करना है, बल्कि मनसूबा यह था कि 1-2 MPs भी फड़का देने हैं। लेकिन वो जब पुलिस आ गई तो ये गुंडे भाग गए और फिर वो सारा मनसूबा नाकाम हो गया। इसके बाद उसने पंजाब असम्बली पर कब्जा कर लिया, अपनी आर्डर और अपने इख्तियारात के तहत वो अजीब अजीब फैसले सुनाने लगा। लेकिन ज़ाहिर है वो फिर गवर्नर भी बदल गया, जिससे उसकी उम्मीद थी, इसको परवेज़ इलाही को आखिर दम तक उम्मीद थी कि गवर्नर किसी भी दिन हमजा को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है, हालांकि इसे कानून का इल्म ही नहीं था। कायम मुकाम गवर्नर जो होता है वो इस तरह की बात वो नहीं कर सकता, उसका इख्तियार इस तरह का नहीं होता कि वो आईनी मामलात पर फैसले दे सके। वो रूटीन के मामलात, एक खला पैदा ना हो गवर्नरशिप का, इस तरह। तो परवेज़ इलाही को इसके बावजूद ये यकीन रहा कि ये मेरी मदद को आएगा। वो सारे मनसूबे उसके खाक में मिल गए, और अब आखिर में ये हुआ है कि चौधरी ख़ानदान तकसीम हो गया, और तकसीम की बुनियाद परवेज़ इलाही ने रखी
इसने वजाहत जो चौधरी शुजात का भाई है उसको अपने साथ मिला लिया, उसके बेटे को। दरअसल उसका जो बेटा है वो वजाहत हुसैन को बरगलाने का जिम्मेदार है। वजाहत शायद इतनी बेशर्मी से चौधरी शुजात के सामने खड़ा ना होता, लेकिन उसके बेटे ने, वो बेटी की मोहब्बत में उसने ये बर्बादकुन फैसला किया। अब ये जो नई पार्टी बना रहे हैं, ये चौधरी वजाहत हुसैन, उसका बेटा, और परवेज़ इलाही और मुनसर इलाही, तो गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अखबार नवीस ये बताते हैं कि गुजरात में असल हल्का असर जो है वो चौधरी शुजात का है, और चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह जो है ये अगर किसी काम के थे या इनके पास कोई ताकत या असर और रसूख था तो वो चौधरी शुजात की वजह से था। अब चौधरी शुजात को इन्होंने अलग कर दिया। चौधरी शुजात ने इनको अलग नहीं किया, इन्होंने उसको अलग किया है और उनके खिलाफ बयानात भी दिए, बल्कि यहाँ तक एक इल्ज़ाम लगाया जिस पर कोई भी उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा ही बेहुदा इल्ज़ाम है कि चौधरी शुजात ने जरदारी से डॉलर लिए हैं। अच्छा, बात यह है कि परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, ये तीनों फैमिलियाँ जो है ये बेपनाह दौलतमंद है, अरबोपति हैं, अरबपति हैं। 1-2 अरब नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों अरब इनके पास रकम है, बेपनाह दौलतमंद है। तो जरदारी इनको कितने डॉलर दे सकता है? ये अजीब अहमकाना और एक रुसवाकुन बयान है जिस पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं, और ये बयान जो है इनके गले पड़ जाएगा चौधरी वजाहत के। अब ये जो पार्टी बनाएंगे इसका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर ये है कि पंजाब के जो 20 सीटों में इलेक्शन होने ज़िमनी, इनके बाद ये धुंध छुट जाएगी, पंजाब का मंजरनामा बहुत क्लियर हो जाएगा और पीटीआई जो है वो तहलील होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद 2 सूरतें हैं, या तो पीटीआई जैसा कि मंजूर वसान ने ख्वाब देखा है और कहा है कि मुझे अगले इलेक्शन में पीटीआई नज़र नहीं आ रही, और मंजूर वसान को आप जानते हैं वो ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब का नाम लेता है, असर चक्कर ख्वाब का नहीं होता। उसके पावर कॉरिडोर्स के अंदर सलाम दुआ और राब्ते हैं, जिस तरह किसी ज़माने में शेख रशीद के साथ थे। तो ये जब मंजूर वसान साहब कोई कहते हैं ना कि मैंने ख्वाब देखा है, तो दरअसल वो ख्वाब उनकी इतला पर वो होता है। इन्होंने कहा था कि मार्च के मैंने ख्वाब देखा है कि मार्च के आखिर में इमरान खान साहब जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं, ये मैंने ख्वाब देखा है। तो वो तहरीक एतमाद ये आने से ये 4 महीने पहले इनका बयान था। इसका मतलब था कि उनको मनसूबे का पता था, और उन्हें ये भी पता था कि 3-4 महीने के अंदर अंदर अपोजिशन जो है वो इस मौके से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूँ, ये जो कहा जाता है ना कि फ़ौज ने एक्टिव किरदार अदा किया इमरान खान को हटाने में, तो ये सिर्फ एक फ़िक्रे से ये बात झूठ साबित हो जाती है। इसलिए कि अगर फ़ौज ने एक्टिव किरदार अदा किया होता तो तहरीक अदम एतमाद जो थी वो कई महीने पहले कामयाब हो जाती। यानी क्योंकि फ़ौज ने तो सिर्फ फ़ोन करना था, एक फ़ोन बाप पार्टी को करना था, एक फ़ोन MQM को करना था, और इमरान खान की मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती। फ़ौज का एक्टिव किरदार नहीं था, फ़ौज का पैसिव किरदार था। पैसिव किरदार ये है कि उन्होंने कहा कि हम तो हो गए न्यूट्रल, और अपोजिशन वालों को उन्होंने मैसेज दे दिया कि अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम में हिम्मत है, दमखम है, कन्विंस करने की सलाहियत है, तो इमरान खान की इत्तेहादी पार्टियाँ तोड़ लो, हम तो एक तरफ बैठे हैं। चुनाचे इमरान खान की इत्तेहादी पार्टियों को कन्विंस करने में महीना 1.5 महीना लग गया, वरना ये महीना 1.5 महीना नहीं लगना था। शाम को उन्होंने फ़ोन करना था और अगली सुबह में इत्तेमाद पास हो जानी थी। तो बहरहाल ये सिलसिला अब चला। अब मंजरनामा जो है वो ये है कि या तो PTI मंजर से गायब हो जाएगी, इस सूरत में परवेज़ इलाही कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और दूसरी सूरत यह है कि मंजर से गायब नहीं होगी लेकिन इलेक्शन लड़ेगी। तो PTI अगर इलेक्शन लड़ने के काबिल हुई तो वो चौधरियों को टिकट नहीं देगी, चौधरियों को वो टिकट नहीं देगी। चौधरियों को फिर कौन टिकट देगा? हो सकता है ये लब्बैक वालों के पास चले जाए। लब्बैक वालों से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके ताहरुल कादरी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो तो सियासत छोड़ गए, तो लब्बैक वालों से उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जिस पार्टी का भी टिकट लेंगे इन्हें हारना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून इनको टिकट दे दे तो वो भी तब भी हार जाएगी, और मुस्लिम लीग नून जानी वहाँ से हार जाएगी इलेक्शन। अब इन पर सब्ज़ कदमी की जो चादर है वो पाँव सर की तरफ से लेकर पाँव तक उतर चुकी है, और ये सरापा सब्ज़ पोश बन चुके हैं। वो सब्ज़ पोश नहीं जिनके बारे में कहानियाँ बनी हुई हैं कि वो 65 की जंग में इंडिया के तैयारों के फेंके हुए बम कैश किया करते थे, बल्कि वो सब्ज़ पोश जिन पर नहूसत का सब्ज़ा छा जाता है और उनको अपनी लपेट में ले लेता है। तो अब इन्होंने चौधरी शुजात को इतनी गंदी गाली दी है, ये बात कह के कि उन्होंने जरदारी साहब से डॉलर लिए हैं, चौधरी शुजात से सुलह का बाप जो है वो ख़त्म कर दिया है। और नाज़रीन, आखिरी इत्तला ये है
कि परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नून की तरफ फिर एक आदमी भेजा है और कहा है कि हमें हमारी गलतियों पर माफ़ी दे दो, क्योंकि परवेज़ इलाही को अपना अंजाम नज़र आ गया। उसे ये भी पता है कि वो स्पीकर नहीं रहेगा, उसे ये भी पता है कि मुनसर इलाही पर हाथ पक्का डाला गया है, उसे ये भी पता है कि परवेज़ इलाही पर भी पक्का हाथ डाला जाएगा, उस पर भी यानी पक्का हाथ डाला जाएगा, कहीं उसे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। गेट नंबर 4 के दरवाजे सबके लिए बंद हो गए। खैर से गाली तल्लुकात की हद तक तो बात है, लेकिन मुदाखलत की हद तक उसके दरवाजे सब तक बंद हो गए। अब गेट नंबर 4 की तरफ से न तो शेख रशीद की कामयाबी के लिए कोई किरदार अदा किया जाएगा, न चौधरी ख़ानदान को बचाया जाएगा, न किसी और को बचाया जाएगा, न किसी और को लाया जाएगा। मुस्लिम लीग से कह दिया गया है कि भाई हम गैर जानबदार हैं और गैर जानबदार रहेंगे। तुम अपने सलाहियतों के बल पर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालो, इससे ज़्यादा हमारा कोई मुतालबा नहीं है, इससे ज़्यादा कोई हमारी डिमांड नहीं है। और नाज़रीन, आपने ये देखा होगा कि किंग फैसल मेडल मिला है जनरल कमर जवेद बाजवा को सऊदी अरब में, और उनका बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया है। वहाँ सऊदी अरब में उनके साथ जो सलूक किया गया है वो VVIP किस्म का सलूक किया गया है, जो माजी में कम ही किसी से किए जाता रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा चेंज हुआ है, रिजीम चेंज कह लें, सिस्टम चेंज कह लें, अदम एतमाद के नतीजे में इत्तेहादी हुकूमत जो बनी है, जो भी सिस्टम है, इस नए निज़ाम को सऊदी अरब की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। अगर सऊदी अरब नाराज़ होता है इस सिस्टम से, इस अरेंजमेंट से, तो वो जनरल बाजवा का रस्मी इस्तकबाल करता और खाने वाने खिलाकर उनको वापस कर देता। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ मालियाती अमूर पर भी बातचीत हुई है। इस बारे में मैं कोई बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन एक जिम्मेदार ज़रिए ने बताया है कि पाकिस्तान के लिए कुछ मदद आने वाली है। तो नाज़रीन, चौधरी ख़ानदान ने खुदा का खौफ नहीं किया, ये अपने इलाके के फ़िरौन बने रहे। पंजाब असम्बली का स्पीकर बना तो परवेज़ इलाही ने गुंडागर्दी की ऐसी दास्तान रकम की जिनकी दुनिया की पार्लिमानी तारीख में, असम्बलियों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी अपने इलाके से 150-200 गुंडे लेकर पंजाब असम्बली में घुस आया और उस पर कब्जा कर ले। तो बहरहाल इनकी दास्तानें किसी वक्त इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। इनके मजालम, इनकी गुंडागर्दियाँ, इनकी करप्शन, इनकी बेईमानियाँ, इनकी दगाबाजियाँ इतनी ज़्यादा है कि पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। तो इस चौधरी ख़ानदान पर जो ज़वाल का सफ़र शुरू हुआ है, अब ये थमेगा नहीं। बस आप इस ज़वाल के सफ़र को मुलाहज़ा करते रहिए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।